स्टूडेंट्स, आज हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आयोनिक रेडियस पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस पढ़ा था। ये देखा था कि एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं और एटॉमिक रेडियस के कितने पार्ट होते हैं या इनका कितने भागों में विभक्त किया जाता था। ये होते थे कोवैलेंट रेडियस होते थे, वंडरवाल रेडियस होते थे और मेटालिक रेडियस होते हैं। अब हम लोग आज देखेंगे कि आयोनिक रेडियस क्या होते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि एटम की प्रकृति क्या होगी। एटम की प्रकृति न्यूट्रल होती है और इसके न्यूट्रल होने का कारण यही हम लोग देते हैं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ये बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन हमारा न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए प्रोटॉन के संख्या में कमी या अधिक ये करना या ये कहो कि प्रोटॉन जोड़ना या प्रोटॉन निकालना ये संभव नहीं है। लेकिन हम लोग किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ऐड भी कर सकते हैं। तो जैसे ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जब तक समान है एटम नेचुरल होंगे या न्यूट्रल होंगे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में अंतर हो जाएगा, अब इस एटम पर किसी न किसी तरह का कोई आवेश आ जाएगा और जब किसी भी एटम पर आवेश आ जाता है तो उसको नाम देते हैं आयंस कहते हैं, और अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो नाम देते हैं केटायन और अगर निगेटिव चार्ज आता है तो नाम देते हैं क्या, एनायन। तो एटम और आयन अंतर इसमें सिर्फ इतना ही होगा कि एटम में भी न्यूक्लियस होते हैं, आयंस में भी न्यूक्लियस होंगे। एटम में भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे, आयंस में भी जो होंगे ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। अंतर सिर्फ इतना होता है कि एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, जबकि आयंस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं होगी और इसमें अंतर होते हैं। तो रेडियस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले हम लोग एटॉमिक रेडियस को क्या कहते थे कि न्यूक्लियस से लेकर या न्यूक्लियस के मध्य से लेकर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो मैक्सिमम होते थे वहां तक के डिस्टेंस को हम लोग नाम देते थे क्या, एटॉमिक रेडियस कहते थे। अब अगर आयनिक रेडियस को डिफाइन करोगे तो ये कहोगे कि केंद्रक से लेकर उस केंद्रक का प्रभाव जहां तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर होता है उसको हम लोग नाम देंगे क्या, आयोनिक रेडियस। और इस तरह से ये हम लोग कह सकते हैं कि आयोनिक रेडियस को हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, ये कह सकते हो कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन and the point upon which the nucleus has influenced on its electron क्लाउड, और इसको नाम देंगे क्या, आयोनिक रेडियस। यानी ये कह सकते हो कि आयन के न्यूक्लियस से लेकर इस न्यूक्लियस या आयन के न्यूक्लियस का प्रभाव जहां तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर होता है इसके बीच की दूरी को नाम देंगे हम लोग क्या, आयोनिक रेडियस कहेंगे। अब जनरली आयोनिक रेडियस को हम लोग किससे ये कह सकते हो कि एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड से हम लोग आयनिक रेडियस को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो आयनिक रेडियस को ज्ञात किस तरह से करेंगे, इसका डिटर्मिनेशन किस तरह से करेंगे। याद करो हम लोग ये कहे थे कि एटॉमिक रेडियस हम लोग डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते थे। इसका कारण ये दिए थे कि एटम का एग्जिस्टेंस संभव नहीं है।
तो जिस तरह से एटम का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस संभव नहीं है, इसी तरह से आयन का भी एग्जिस्टेंस संभव नहीं है। यानी स्वतंत्र, ये चाहो कि स्वतंत्र केटायन का अस्तित्व हो या स्वतंत्र एनायन का अस्तित्व हो, ये चीज संभव नहीं है। तो जब आयन का एग्जिस्टेंस संभव नहीं है तो सीधा मतलब है कि हम लोग आयन का रेडियस भी डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते। हम लोग आयन का रेडियस क्या करेंगे, जब भी ज्ञात करते हैं आयन का रेडियस तो हम इसको इनडायरेक्ट मेथड से ज्ञात करते हैं। अब इसको ज्ञात करने का, जैसे मान लो ना तो केटायन का एग्जिस्टेंस है और ना ही जो होगा ये क्या है, एनायन का एग्जिस्टेंस है। हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि एक केटायन और एक एनायन, ये केटायन और एनायन जो होंगे ये एक दूसरे से क्या होते हैं, ये टच करते हैं। केटायन एनायन से छोटा होता है तो ये होगा केटायन और ये होगा एनायन। अब दोनों के डिस्टेंस को जोड़ दो तो ये हो जाएगा, इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं क्या, केटायन रिप्रेजेंट करेंगे किससे, C+ से, और इसको कहोगे क्या, एनायन, और रिप्रेजेंट करोगे किससे, A- से। अब देखिए किस तरह से ज्ञात करते हैं। अब यहां से यहां की दूरी, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, इसको नाम दोगे इंटर आयोनिक डिस्टेंस। ये हो जाएगा आपका इंटर आयोनिक डिस्टेंस। इंटर आयोनिक डिस्टेंस को DC+A-, इससे हम इंडिकेट कर दिए। अब देखो, अब आप यहां से चलिए, इसके बीच ये हो गया क्या, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ केटायन, ये होता है RC+, और यहां से यहां तक जो होगा अगर आओ तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ एनायन, और ये हो जाएगा RA-। अब देखिए तो ये सीधा लिख सकते हो, ये होगा कि इंटर आयोनिक डिस्टेंस, ये होगा DC+A-, ये बराबर क्या होगा, RC+ RA-। अगर इंटर आयोनिक डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन ये ज्ञात हो और केटायन और एनायन दोनों में से एक का रेडियस ज्ञात हो तो हम दूसरे का रेडियस क्या करेंगे, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यही हमारा क्या होता है, इसके डिटर्मिनेशन का इनडायरेक्ट मेथड होता है। एज फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग लेते हैं इन केस ऑफ Na+Cl-। देखो यहाँ अब केटायन क्या होगा, Na+ होगा, और एनायन क्या होंगे, Cl- होंगे। तो ये होता है इंटर आयोनिक डिस्टेंस। मान लीजिए एक्सपेरिमेंटली ये है Na+Cl-, इंटर आयोनिक डिस्टेंस, ये हमारा दे रहा है कितना, 276 पिकोमीटर। अब इसके बाद साथ में ये दे रहा है Na+, केटायन सोडियम का, ये दे रहा है रेडियस, ये है आपका 95 पिकोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, Na+Cl- बराबर ये हो जाएगा Na+ RCl-। इसका वैल्यू होगा 276 पिकोमीटर, ये हो जाएंगे 95 पिकोमीटर। अब ये निकाल लोगे RCl-, तो RCl- ये होगा 276 - 95 पिकोमीटर, और ये हो जाएंगे 181 पिकोमीटर। और इस तरह से हम एनायन का रेडियस ज्ञात कर सकते हैं। एक तो तरीका ये मेथड हमारा क्या होगा, ये इनडायरेक्ट मेथड होगा।
अब हम लोग इसके एक मेथड को इलेबोरेट करते हैं कि और भी हम किस तरह से इसके मान को ज्ञात कर सकते हैं। और मेथड था ये, जिसको नाम देते हैं लैंडीज मेथड कहते हैं। इसके द्वारा भी हम लोग आयनिक रेडियस इनडायरेक्ट रूप से ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि केटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है। तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस में एनायन स्फीयर का निर्माण करते हैं और जब एनायन का अरेंजमेंट होता है तो इनके अरेंजमेंट के बीच जो वॉइड्स बच जाते हैं या इंटर सेलुलर स्पेस बच जाते हैं, इसी में केटायन रहते हैं। और इस तरह से जो इंटरैक्शन होता है, ये इंटरैक्शन एनायन एनायन के बीच होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि एनायन इज लार्जर देन केटायन। देयर इज एनायन there is anion interaction in crystal lattice। और इस तरह से क्रिस्टल लैटिस में एनायन के बीच इंटरैक्शन होता है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो गया लिथियम आयोडाइड। ये हमारा कोई आयोनिक क्रिस्टल होता है और इसका एज लेंथ ये दिया जा रहा है, एज लेंथ ऑफ क्रिस्टल लैटिस, या ये कहो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ये मान लो ये दिया हुआ है 6 एंगस्ट्रॉम। तो अलग अलग क्रिस्टलाइन सॉलिड, या ये कहो कि अलग अलग क्रिस्टल के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। किसी का सिंपल क्यूबिक होता है, किसी का फेस सेंटर्ड होता है, किसी का बॉडी सेंटर्ड होता है और किसी के इंड सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और इस सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग नाम देते हैं क्या, यूनिट सेल कहते हैं। और यही यूनिट सेल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अरेंज होकर ये हमको क्रिस्टल लैटिस का निर्माण करते हैं। अब इस यूनिट सेल में अलग अलग प्रकार के यूनिट सेल होते हैं, तो इसमें केटायन और एनायन अलग अलग जगह पर होते हैं। किसी में सेंटर पे होंगे, किसी में फेस पे होंगे, किसी में एज पे होंगे, किसी में कॉर्नर पर होंगे। और इस तरह से प्रत्येक क्रिस्टलाइन सॉलिड, या ये कहो क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। हम लोग लिथियम आयोडाइड के क्रिस्टल लैटिस का सिर्फ एक फेस इलेबोरेट करते हैं, जिसको देखो हमने शेड किया था। क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, हम इसको क्या करेंगे, प्लेन पर बना नहीं सकते हैं। तो इस यूनिट सेल का हम एक फेस जो होगा ये इंडिकेट कर रहे हैं, इलेबोरेट कर रहे हैं, ये लिथियम आयोडाइड का, जिसको हमने शेडेड किया। अब देखो इसमें बीच में ये होता है, ये हमारा क्या होगा, ये एनायन होंगे, ठीक। ये अरेंजमेंट होता है किसका, एनायन का। अब ये जो बीच में स्पेस बच जा रहा है, इसी स्पेस में हमारा क्या है, ये केटायन है, ठीक। अब देखिए इसको हम जोड़ दें तो ये जो स्क्वायर बना, यही स्क्वायर ये है। अब इसको हम इंडिकेट कर देते हैं, जैसे मान लो ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। इसको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। अब देखिए इसका एज लेंथ हो गया, यहाँ से यहाँ ये होता है क्या, 6 एंगस्ट्रॉम। हम लोग क्यूब के केस में जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई क्या होंगे, समान होंगे। तो ये हो जाएगा AB बराबर BC बराबर हो जाएगा 6 एंगस्ट्रॉम के। अब देखो अगर हम AC निकाल लेते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
और AC स्क्वायर बराबर देखो 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 6 स्क्वायर होगा 36, ये हो गया 36, ये हो गया 72 और AC बराबर हो जाएगा √72। अब देखिए ये हमारा क्या था एनायन था, तो यहाँ से यहाँ की दूरी ये क्या होगा एनायन का रेडियस होगा, या ये भी हमारा एनायन का रेडियस है और ये क्या हो जाएगा एनायन का डायमीटर हो जाएगा। और डायमीटर हम ये एनायन हमारा क्या है ये हो जाएगा I माइनस। तो देखो AC बराबर कितना होगा R प्लस 2R प्लस R, AC बराबर हो जाएगा क्या 4RI माइनस। एनायन हमारा था आयोडाइड, बराबर हो जाएंगे क्या √72 और R माइनस ये होगा 1/4 इंटू √72 और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 2.12 एंगस्ट्रम। और इस तरह से आयनिक रेडियाई ऑफ आयोडीन हमारा क्या हो जाएगा 2.12 एंगस्ट्रम होगा। तो हम क्रिस्टल लैटिस से भी इसके मान को निकाल सकते हैं। अब इसको फर्दर एक्सटेंड करें तो ये ले लेते हैं, ये मान लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटली इंटर आयोनिक डिस्टेंस ऑफ KI इज ये हो जाएगा 3.52 एंगस्ट्रम। यह देता है कि एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि पोटासियम आयोडाइड इसका इंटर आयोनिक डिस्टेंस ये है। तो ये हो जाएगा देखो DK प्लस I माइनस ये बराबर हो जाएगा RK प्लस RI माइनस। इसका वैल्यू दिया हुआ है 3.52 एंगस्ट्रम। RK प्लस का मान निकाले, अभी हमने RI माइनस का मान निकाला था 2.12 एंगस्ट्रम, इसलिए RK प्लस ये बराबर होगा 3.52 माइनस 2.12 एंगस्ट्रम और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा RK प्लस बराबर 2.40 एंगस्ट्रम। और इस तरह से हम पोटासियम आयन का भी आयोनिक रेडियस क्या करेंगे ये ज्ञात कर लेंगे, ये आयनिक रेडियस ज्ञात कर लेंगे। ये होगा 2 नहीं बल्कि 1.40 एंगस्ट्रम होगा, आयनिक रेडियस हम लोग ज्ञात कर लेंगे। और ये सारे के सारे प्रोसेस जो होते हैं ये क्या होंगे, ये इनडायरेक्ट प्रोसेस होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमने आयन का रेडियस ज्ञात किया, ये जानते हैं कि आयन जो होंगे ये चार्ज स्पेसीज होते हैं। अगर मान लो स्पेसीज पे चार्ज पॉजिटिव होता है तो इसको नाम देते हो क्या केटायन कहते हैं, और अगर मान लो स्पेसीज पर चार्ज निगेटिव होता है तो इसको नाम देते हैं एनायन। तो अब ये देखते हैं कि किस तरह से केटायन का निर्माण होता है और किस तरह से एनायन का निर्माण होगा और इनके रेडियस और एटम के रेडियस में क्या संबंध होगा। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम लोग केटायन और एनायन का रेडियस देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं रेडियस ऑफ केटायन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं रेडियस ऑफ केटायन। अब ये है कि केटायन का निर्माण किस तरह से होगा। जैसे मान लो हमने लिया सोडियम, एटॉमिक नंबर हो गया 11, इसमें प्रोटॉन की संख्या होगी 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये होता है क्या ऑर्बिट वाइज 281। अब मान लीजिए ये सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो ये तो प्रोटॉन की संख्या है, तो प्रोटॉन की संख्या में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। प्रोटॉन हमारा 11 का 11 रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई कितनी 10। और अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्या हमारा 28। अब यहाँ एक चीज देखो,
अब ये जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर आवेश क्या होंगे, समान होंगे। तो जब दोनों की संख्या समान थी तो एक का पॉजिटिव चार्ज दूसरे के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देता था और एटम हमारा क्या हो गए, ये उदासीन या न्यूट्रल हो जाते थे। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर हो गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन यानी 10 निगेटिव 10 पॉजिटिव को क्या करेगा, बैलेंस कर देगा और शेष एक पॉजिटिव क्या होगा, इस पर अपीयर हो जाएगा। तो ये कह सकते हो कि कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो केटायन का फॉर्मेशन करेगा और साथ साथ नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन ये किसके बराबर होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय एटम, यानी कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा केटायन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो देखो यहाँ पर दो चीज मिला, एक तो ये मिला कि आफ्टर, ये सीधा देखो, आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम फॉर्म्स केटायन, ठीक। और ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय एन एटम, ये इस कितने के बराबर होगा, ये बराबर होगा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन। तो जैसे मान लो किसी केटायन पर अगर मान लो 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मान लो A3+, तो ये हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय A, ये हो जाएगा 3। अगर मान लो 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। वैसे ही देखिए सोडियम पर अगर 1 पॉजिटिव चार्ज था तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। अब इसके रेडियस में जो होगा ये फर्क देखो, यहाँ हो जाएगा एटॉमिक रेडियस और यहाँ हो जाएगा क्या, आयोनिक रेडियस। अब ये करते हैं क्या, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखे थे, देखिए Z* ये बराबर होता है क्या, Z-S, ये था हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये था हमारा क्या, ये बताता है एटॉमिक नंबर को बताता है, और ये S होता था स्लेटर कांस्टेंट। इसका मान किस पर निर्भर करता था, ये इसका मान निर्भर करता था किस पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी S का मान बढ़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10। तो अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो S का मान क्या होगा, डिक्रीज करेगा। Z हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर, इसके केस में भी 11 था, इसके केस में भी 11 था। तो Z के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो Z* या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इस तरह से न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ जाता है और साइज क्या हो जाएंगे, ये छोटे होंगे। तो एक चीज ये होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और इसके कारण साइज जो होंगे ये क्या होंगे, छोटे होंगे। तो यहाँ पर एक तो फैक्टर ये होता है कि ये कह सकते हो कि सीधा कि आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होंगे, इंक्रीजेज, इट इंक्रीजेस अट्रैक्शन फोर्स, इट इंक्रीजेस अट्रैक्शन फोर्स टू न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसलिए रेडियस क्या हो जाएंगे, रेडियस क्या होगा, डिक्रीजेज, ठीक।
दूसरा ये था कि चलो रेडियस तो डिक्रीज करेंगे। अब जैसे जैसे एक या एक से अधिक, अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो s का मान क्या होगा, और कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होंगे, और बढ़ेंगे। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ेगा, साइज क्या होंगे, ये छोटे होंगे। तो अब ये कह सकते हो कि साइज ऑफ केटायन, केटायन का निर्माण हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, तो साइज ऑफ केटायन हमेशा एटम के साइज से क्या होता है, छोटा होता है। और जैसे जैसे केटायन पर साइज या केटायन पर पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ेगी, इसका आकार क्या होगा, ये छोटा होगा। अब देखो दूसरा एक चीज और यहां ध्यान दो, अब नंबर ऑफ एटम इसमें क्या हो गया, 3, इसमें नंबर ऑफ एटम हो गए, अरे नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गया कितना, 3, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गया कितना, 2। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट में भी कमी होता है। इसके भी कारण क्या होंगे, एटॉमिक आयनिक रेडियस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज करेंगे। लेकिन ये चीज हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हर स्थिति में एप्लीकेबल होगा। और इस केस में ये देखो, ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑल्सो डिक्रीजेस, ये क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट ये भी जो होंगे ये कमेंगे, तो ये हो जाएंगे सीधा आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस। और सोडियम का आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस होता है 186 पिकोमीटर, और इसका ये हो जाएगा क्या, 95 पिकोमीटर। तो ये जो फैक्टर है, ये तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीज क्या होगा, ऑलवेज एप्लीकेबल होगा। लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि हमेशा नंबर ऑफ ऑर्बिट में परिवर्तन होगा। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लो। सपोज करो Mg एटॉमिक नंबर 12, ये हो जाएंगे 282। अब अगर Mg मान लो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो ये हो गया Mg हो गया 12 पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया 281। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन और ये लॉस कर दे, तो ये हो जाएगा Mg12 2+, ये हो गया 28। अब देखिए Mg प्लस का साइज क्या होगा, Mg से छोटा होगा, तो यहां सिर्फ एक फैक्टर काम करेगा, और ये क्या होगा, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस पर एक फैक्टर काम करेगा, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और यहां से यहां चलोगे तो यहां 2 फैक्टर काम करेंगे। एक तो ये होगा इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये तो करेंगे ही। और दूसरा क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट डिक्रीजेज, नंबर ऑफ ऑर्बिट डिक्रीजेज, ये भी फैक्टर होंगे। तो ये तो इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा एप्लीकेबल होगा, लेकिन कुछ कंडीशन में एटॉमिक नंबर ऑफ ऑर्बिट भी डिक्रीज करेंगे। तो ये कह सकते हो कि साइज ऑफ केटायन इज always smaller than their parent atom, और साथ में ये होगा एज साइज ऑफ केटायन एज नंबर ऑफ चार्ज ऑन केटायन, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन increases, size will decreases, सीधा कहेंगे size will decreases। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा साइज हो जाएगा किसका, Mg का, उसके बाद Mg प्लस का, और उसके बाद क्या हो जाएगा, Mg माइनस का। ये यहाँ पर इसका सीक्वेंस होगा। सबसे बड़ा साइज Mg
का, उसके बाद Mg+ का और उसके बाद Mg2+ का। तो ये होगा साइज ऑफ केटायन और एटम के बीच रिलेशन। तो ठीक इसी तरह से अगर मान लो कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो केटायन का फॉर्मेशन करेगा, और यही अगर इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो एनायन का फॉर्मेशन करेगा। तो अब इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ ये जो सीक्वेंस था, इस सीक्वेंस को भी हम लोग यूज कर लेते हैं। साइज सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, Mg का, इसके बाद Mg+ और सबसे छोटा साइज हो जाएगा क्या, Mg2+ का। तो ये सीक्वेंस होगा Mg > ये हो जाएंगे Mg+ और ये हो जाएगा Mg2+। अब दूसरा देखते हैं, ये हो जाएंगे रेडियस ऑफ एनायन, ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ एनायन। तो एनायन का फॉर्मेशन कब होगा, जैसे मान लो सपोज करो ये हो गया आपका फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, प्रोटॉन की संख्या हो गई कितनी, 9, इलेक्ट्रॉन हो गया 9, कॉन्फ़िगरेशन हो गया कितना, 2 7। अब देखिए 2 7, अब ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले रहा है, ये हो गया फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रोटॉन की संख्या 9 ही रहेगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 10। अब यहाँ ये देखो कि 9 पॉजिटिव 9 निगेटिव को न्यूट्रल कर देगा, बच जाएगा एक निगेटिव जो यहाँ अपीयर हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि अगर ये क्या करेंगे कि इफ एटम गेन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फॉर्म्स एनायन। दूसरा क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ये बराबर हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज ऑन एनायन। यानी किसी भी एनायन पर जितना निगेटिव चार्ज होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। अगर मान लो F पर एक निगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, अगर मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो 2 निगेटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो 3 निगेटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z = Z- Z बराबर Z-S। अब ये S बताए थे, ये किस पर इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। अब चाहे तुम्हारा एटम हो या एनायन हो, प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण S का मान क्या होगा, ये परिवर्तित हो जाएगा, या ये कहो कि S का मान बढ़ेगा। नतीजा ये होगा कि इलेक्ट्रॉन के गेन होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये कह सकते हो कि आफ्टर, ये सीधा कह सकते हो कि आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होंगे, इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये बढ़ जाएंगे, और साइज क्या हो जाए, ये जो होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये S का मान क्या हो जाएगा, Z का मान कांस्टेंट रहेगा, और S हमारा निर्भर करता है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। तो Z* का मान क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होंगे ये क्या होंगे, ये इंक्रीज नहीं करेंगे, बल्कि ये क्या हो जाएंगे, ये डिक्रीज करेंगे।
ये जो होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज करेगा क्योंकि S का मान बढ़ेगा, Z का मान क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज, आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही घटेंगे नतीजा क्या होगा कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच अट्रैक्शन फोर्स घट जाएगा और ये हो जाएगा आपका आयोनिक रेडियस। क्या हो जाएंगे, आयोनिक रेडियस, ये हो जाएंगे डिक्रीजेस। आयनिक रेडियस ये क्या हो जाएंगे, इंक्रीजेस। देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा, आयनिक रेडियस बढ़ेगा। तो जब भी एनायन का निर्माण होता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेंगे, नतीजा होगा कि आयनिक रेडियस का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये कह सकते हो कि साइज ऑफ एनायन इज always, size of anion is always larger than their parent atom, larger than their parent atom। और साथ साथ जो होगा ये भी कह सकते हो as number of negative charge on anion increases, their size will increases। और इसका साइज क्या होगा, ये बढ़ेगा। और इसका साइज अगर देखो तो F माइनस इसका होता है देखिए 72 पिकोमीटर और इसका साइज अगर काउंट करो ये आता है 136 पिकोमीटर। अब ये इंक्रीज करेगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए O8, एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया, ये होगा O8 माइनस, एक और इलेक्ट्रॉन का गेन किया, ये होगा O8 2 माइनस। अभी हमने कहा कि जैसे जैसे एनायन पर निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका सीक्वेंस हो जाएगा O8 2 माइनस, O8 माइनस और सबसे छोटा साइज हो जाएगा किसका, ये होगा O8 का। और ये रिलेशन होता है एटम और एनायन के बीच रिलेशन होगा। कैटायन का आकार अपने एटम से हमेशा छोटा होगा, एनायन का आकार अपने एटम से हमेशा बड़ा होगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं एक तरह की स्थिति ये भी थी, कैटायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम थी, प्रोटॉन की संख्या अधिक थी। एनायन में हम ये देखते हैं कि एनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, प्रोटॉन की संख्या कम है। तो कैटायन और एनायन दोनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। एक कंडीशन ऐसा भी होगा कि स्पेसीज में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो। तो वैसे स्पेसीज को नाम देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज की विशेषता होगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। तो किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होने का प्रश्न नहीं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन करके ये इसके संख्या को बराबर कर सकते हैं। जैसे मान लो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर हो गया कितना, 7। अब ये मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो इस पर 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज होंगे, 7 और 3 10। मान लो इसके बाद चलते हैं ऑक्सीजन 8। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो 8 और 2 10। इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, 10। इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10। मान लो फ्लोरीन है 9, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो 9 और 1 10।
और भी लिख सकते हो, देखो सोडियम प्रोटॉन की संख्या 11, एक छोड़ देगा या लॉस करेगा, तो लॉस करेगा तो चार्ज होगा पॉजिटिव। इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई कितनी, 10। अब देखो मैग्नीशियम हो गया 12, 12। अब ये 2 लॉस करेगा तो ये भी हो जाएगा 10। ये ले लो एल्युमिनियम 13, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 3 यूनिट पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा क्या, Al3+। इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 10। तो अगर सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो ये हो जाएंगे, ये भी होगा 10। सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 10। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहलाएंगे। अब इसके आयोनिक रेडियस को देखो। अब ये फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखते हैं। ये देख लीजिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां लेते हैं Z स्टार बराबर होगा Z-S। S डिपेंड करता है किस पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके लिए समान है, तो ये क्या होगा, वैल्यू ऑफ S इज कांस्टेंट या फिक्स होगा। अब देखो बच गया क्या, Z। सबके Z का मान क्या है, अलग अलग है। अब Z का मान अगर बढ़ेगा तो Z स्टार क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो Z स्टार ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, Z के। यानी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो इससे ये होगा एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, ये क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या होंगे, इंक्रीजेस। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होंगे, ये घटेगा। तो इसका साइज हो जाएगा 171 पिकोमीटर। ये साइज हम पिकोमीटर में ले रहे हैं, तो इसका होगा 140, 136, ये हो जाएंगे 95, 65 और 50। तो सीधा कह सकते हो कि इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे आयनिक रेडियस का मान क्या होगा, घटेगा। क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेंगे, तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज करेगा और साइज हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये हो जाएगा कि इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज एज एटॉमिक नंबर increases, ionic radius will decreases या आयनिक रेडियस डिक्रीजेस। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, आयनिक रेडियस का मान घटेगा। और इस तरह से देखो, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर सबसे अधिक, तो इसके आयनिक रेडियस का मान क्या होगा, सबसे कम। अब ये जो आयनिक रेडियस हैं, जिस तरह से पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन होता है, उसी तरह से कोवैलेंट रेडियस का भी वेरिएशन होगा, उसी तरह से आयनिक रेडियस का भी वेरिएशन होगा। एटॉमिक रेडियस ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस का मान क्या होता था, बढ़ता था, और पीरियड में अगर बाईं ओर से दाहिनी ओर चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस का मान घटता है। तो ठीक यही वेरिएशन आयनिक रेडियस का भी होगा। अगर पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे ये टॉप टू बॉटम अगर चलते हैं तो आयनिक रेडियस का मान बढ़ेगा, और पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आयनिक रेडियस का मान घटेगा। ये सेम वेरिएशन होता है जिस तरह से वेरिएशन एटॉमिक रेडियस में होगा। और इस तरह से ये आपका आयनिक रेडियस समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।